चैप्टर का मेन कंसेप्ट क्या है? आप बिजनेस और प्रोफेशन करते हो अगर, और उससे कोई प्रॉफिट कमाते हो, यहाँ दो चीजों का बात होगा, एक तो बिजनेस से और एक प्रोफेशन से। प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। एक तो अपने बात करेंगे बिजनेस का और एक बात करेंगे प्रोफेशन के भी सम्स का। पहले आज बिजनेस का सम निपटा रहे। देखो ये सम चालू कैसे होगा, ये रहा फॉर्मेट आपके स्क्रीन पे। स्क्रीन विजिबल है कि थोड़ा बड़ा करें? स्क्रीन विजिबल है या थोड़ा बड़ा करें? ठीक है सर। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ पे सम चालू होगा नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट। ये चैप्टर बना क्यों रहे पहले ये 2 मिनट में समझ लो। तुम अकाउंट्स में नेट प्रॉफिट निकालते हो, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम्हारे अकाउंट्स वाला नेट प्रॉफिट को हम नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे अकाउंट्स में कई एक रूल ऐसा है जो इनकम टैक्स बोलता है हम उसको एक्सपेंडिचर मानते ही नहीं। तो तुम उसको एक्सपेंस दिखा रखी हो अकाउंट्स में, मतलब नेट प्रॉफिट कम कर रखी हो, डिपार्टमेंट बोलता है ना बढ़ाओ। उल्टा तुम कई एक इनकम जब पीएल बनाते हो, एक एग्जांपल देखते हैं, जब अपने पीएल बनाते हैं तो अपने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सब लिखते हैं। क्या तुम मान लो मेरा एक पेन मेकिंग बिजनेस है, हम पेन बनाते हैं, तो क्या इंटरेस्ट कमाना, रेंट कमाना या डिविडेंड कमाना ये मेरे रेगुलर बिजनेस का एक्टिविटी है? बोलो, क्या इंटरेस्ट कमाना, रेंट कमाना, डिविडेंड कमाना मेरे रेगुलर बिजनेस का एक्टिविटी है? नहीं है, क्योंकि सर आप तो पेन बनाते हो, वो आपका रेगुलर एक्टिविटी है। तो बेटा जी ये जो भी इनकम आप कमाए, आप तो पीएल बना के नेट प्रॉफिट निकाल लिए, यानी ये ऐड ऑलरेडी आपके नेट प्रॉफिट में इनकम। आप यहाँ पे जीपी लिख के और ये सब इनकम को भी ऐड किए, बहुत सारा एक्सपेंस माइनस किए, तो आपका नेट प्रॉफिट आया। तो भैया इनकम टैक्स बोलता है कि इन इनकम को हम आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं मानेंगे, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनको हम पीजीबीपी का इनकम नहीं मानेंगे, इनको हटाओ। तो ये सब प्रॉफिट को क्या करके रखा है, इनकम ने प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, ठीक करने के लिए माइनस करो। वैसे यहाँ पे कई एक एक्सपेंसेस है जिनका बात करेंगे डिटेल में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है इनको एक्सपेंस मानता ही नहीं, इनको हटाओ। तो एक्सपेंस तुम्हारे प्रॉफिट को कम कर रखा है, ठीक करने के लिए बढ़ाओ। तो सब चालू हुआ नेट प्रॉफिट एज पर अकाउंट्स, तो तुमको वो दिया रहेगा, वो यहाँ पुट कर लो। अब सर क्या क्या चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर नहीं मानता, जिनको हमको एड बैक करना पड़ेगा। सबसे पहला आइटम है डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट। इनकम टैक्स बोलता है मेरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का पूरा तरीका ही अलग है, जो हम लोग एक क्लास कर भी चुके हैं। जब आप लोग का कॉलेज का एग्जाम था, आप लोग बोले थे डेप्रिसिएशन करा दीजिए सर, तो हम पिछला चैप्टर सैलरी चैप्टर के बीच में एक क्लास हम आपका लिया था, जिसमें हम आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन का पूरा तरीका बताया था। यहाँ कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा बड़े सम में, आपको दे विल गिव यू, बड़े सम में आपको कैलकुलेट नहीं करना है। वो लोग आपको बता देगा अकाउंट का डेप्री कितना है, वो लोग आपको ये भी बता देगा इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्री कितनी है। अकाउंट्स वाला डेप्री को आप एड बैक कीजिए, क्योंकि इनकम टैक्स बोलता है उस डेप्रिसिएशन को हम मानते ही नहीं, और जो इनकम टैक्स वाला डेप्री आएगा वो लेस कर लीजिए। ये देखो डेप्रिसिएशन एज पर आईटी रूल्स, इसको सेक्शन 32 भी बोलते हैं, सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन। सर ये एग्जाम में गिवन होगा? हाँ गिवन होगा, चिंता नहीं। इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकालने बोलेगा नहीं, वो छोटा सम में बोलेगा। जो आपको हम पहले करा चुका है आपको बाद में करा देगा, जो आपको हम पहले करा चुका है उस दिन एक ऑनलाइन क्लास में अपने अच्छा खासा सम प्रैक्टिस किए थे उसमें, वो ब्लॉक कंसेप्ट वाला कि ओपनिंग एसेट है आपके पास, उसमें इस साल का परचेज ऐड करो, सेल माइनस करो, और फिर जो फिगर आए उस पर डेप्री निकालने का एक तरीका था। तो सर यहाँ पे गिवन रहेगा, ठीक है सर, एज पर अकाउंट जो डेप्री होगा उसको हम ऐड बैक कर देंगे, और एज पर इनकम टैक्स जो डेप्री होगा उसको हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो एज एन एक्सपेंस अलाउड है। सर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम।
एक बात बोलो, अकाउंट्स में तुम प्रोविजन फॉर बैड डेट नेट प्रॉफिट में माइनस करते हो कि नहीं करते थे पीवीडीडी? Yes, sir. बट इनकम टैक्स बोलता है एक ऐसे तो तुम सारा ही सेल को प्रोविजन फॉर बैड डेट मान लो और जीरो नेट प्रॉफिट या जीरो टैक्स दे, क्योंकि प्रोविजन एक्चुअल तो बैड डेट हुआ नहीं है, तुमको लग रहा है कि ये बैड डेट हो सकता है, बट क्या श्योर हो गए हो? नहीं सर, प्रोविजन की श्योरिटी नहीं हो तो बैड डेट होता है जो श्योरिटी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो हम एस्टिमेटेड बेसिस पे बनाते हैं, अंदाजा के बेसिस पे। इनकम टैक्स बोला तो अंदाजा के साथ तो तुम पूरा सेल को ही बैड डेट मान लोगे, और जीरो नेट प्रॉफिट तो जीरो टैक्स, कोई साल टैक्स नहीं। इनकम टैक्स बोला ना, कोई भी टाइप का प्रोविजन हम अलाउ नहीं करेंगे। जिस साल एक्चुअल बैड डेट होगा उस साल माइनस कर दें, इस साल तो नहीं करेंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट ऐड करते हैं। बैड डेट का क्या ट्रीटमेंट है? आ रहे इसके अगला आइटम। बैड डेट को वो लोग नॉर्मल एक्सपेंडिचर माना और बोला तुम नेट प्रॉफिट निकालते वक्त अगर बैड डेट माइनस की हो हमको कोई दिक्कत नहीं, उसको कुछ मत करो। देखो हम लोग यहाँ गलती सुधार रहे हैं, जो सही है उसको कुछ नहीं करनी। तो नेचुरली नॉर्मली बैड डेट एक टाइप का एक्सपेंस है, क्योंकि वो पैसा एक्चुअली में डूब चुका। मेरा डेटा साफ बोल दिया नहीं देंगे, वो पैसा जा चुका, वो डूब चुका। तो डिपार्टमेंट बोलता है ठीक है बैड डेट तुम नॉर्मल खर्चे की तरह रखो, तुम्हारा प्रॉफिट घटा है बैड डेट से, सही घटा है, कुछ करने का दरकार नहीं। तो ना एड बैक करना है ना लेस करना, जो सही है उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, हम नेट प्रॉफिट से बैकवर्ड जा रहे हैं। तो जो चीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानता हम उनका एफेक्ट को ठीक करेंगे। जो डिपार्टमेंट मान लिया उसको कुछ ठीक करेंगे। लेकिन सर बैड डेट में एक खेला है। मान लो आप 50,000 का बैड डेट दिखाओ, डिपार्टमेंट का ऑफिसर चेक किया, उसको 45,000 के बैड डेट का कोई एविडेंस मिला, 5,000 के बैड डेट का उसको कोई एविडेंस नहीं मिला, वो उसको डिसअलाउ करते नहीं माइनस करेंगे। मतलब वो सेटिस्फाइड अगर हो जाता पूरे 50 के लिए तो कुछ नहीं करने का सरकार का, न रेस, सब बढ़िया। लेकिन सर जी ऑफिसर जब चेक किया आप 50,000 का बैड डेट दिखा रहे हो, ऑफिसर डिटेल चेक किया, वो देखा 45,000 का तो फिगर मिल गया, 5,000 का बैड डेट एविडेंस नहीं मिल रहा, बोलेगा मेलोडी तो एड बैक कीजिए। ये देखो अगला आइटम, बैड डेट डिसअलाउड, एड बैक हो जाएगा। अगला आइटम सर कुछ एक डिडक्शंस ऐसा है जिनके आपको टीडीएस काट के पेमेंट करनी है। मान लो हम रेंट पेमेंट कर रहे हैं किसी, और रेंट का फिगर अगर 1,80,000 से ऊपर का, ये एग्जांपल दे रहे हैं, टीडीएस अभी आप नहीं पढ़े हो, टीडीएस आप सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे, हम जस्ट आपको टीडीएस का 2-4 एग्जांपल देगा। पहला एग्जांपल हम रेंट पकड़ा, सेक्शन 194 आई बोलता है कि अगर आप किसी को रेंट पे करते हो साल का 1,80,000 से ज्यादा, तो उसको पूरा 180 पे मत करो, थोड़ा टैक्स काट लो और हमको जमा कर दो, टीडीएस काट लो और हमको जमा कर दो। मतलब लेट्स से एग्जांपल 10% टीडीएस है, रफली ले तो 1,80,000 का 10% 18,000 काट लो, 162 उस पार्टी को दे दो, 18,000 उसके नाम से मेरे डिपार्टमेंट में जमा कर दो। सर हम ऐसा नहीं किया, हम पूरा 180 पे करना है, उसको जमा करना क्या, जो रेंट पे है उसको जमा करना। रेंट टोटल 1,80,000 हो रहा है साल का पार्टी का, हम तुम्हारा प्रॉपर्टी भाड़े पे ली, साल का 1,80,000 का रेंट बनता है, मान लो एक आदमी साल का 2 लाख का रेंट बनता है, तो नियम से 1,80,000 के ऊपर अगर आपका रेंट पेमेंट हो रहा है तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना है। हम क्या करेगा, 2 लाख का एक बार के लिए मान लो 10%, तो 20,000 हम काटा, 1,80,000 तो हम उस पार्टी को दे देगा और बाकी 20,000 इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा कर देगा, उस पार्टी के नाम से टीडीएस काटा हुआ है बोल। अब जब वो पार्टी अपना रिटर्न फाइल करेगा वो अपना टीडीएस समझेगा, हम डिपार्टमेंट में उसके पैन नंबर के साथ जमा कर देंगे। सर आप नहीं काटे, आप पूरा 2 लाख उस पार्टी को पेमेंट कर देंगे बिना टीडीएस काटे। गवर्नमेंट बोलता है हम पूरा 2 लाख तुम्हारा एक्सपेंडिचर नहीं दिखाएंगे, मतलब 20,000 का गलती के लिए गवर्नमेंट मेरा पूरा 2 लाख का एक्सपेंडिचर को कैंसिल कर, मेरा एड बैक कर। तुम तो रेंट को पीएल में दिखाओगे ना एज एन एक्सपेंस, तो रेंट तुम्हारा एज एन एक्सपेंस था, प्रॉफिट को क्या कर दिया ठीक करने के लिए क्या करोगे, पूरा एड बैक 2 लाख। सर 180 नहीं पूरा 2 लाख, हाँ पूरा 2 लाख।
डिपार्टमेंट बोलता है तुम गलती क्यों, सजा पूरा भुगतो, तो तुम्हारा पीएल 2 लाख से बढ़ गया। तो कुछ कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिन पे टीडीएस काट के पेमेंट करना चाहिए। सर हमारे एग्जाम में कौन सा आएगा हम कैसे समझेंगे? आपके एग्जाम में खाली एक ही आ सकता है। आप इंडिया के बाहर कोई भी पेमेंट करो बिना टीडीएस काटे पेमेंट नहीं कर सकते। कोई भी नेचर का पेमेंट, एक्सपेंस का पेमेंट बोल रहा है, ऐसे मनी ट्रांसफर नहीं। तुम्हारा भाई गया था वहां पे पढ़ने, तुम उसको 2 लाख रुपया भेज रहे हो, उसका बात नहीं कर रहे। पेमेंट ऑफ एन एक्सपेंस, मान लो मैं एक एग्जांपल देता है, हम एक बहुत हाईफाई मशीन ला रखा है, उसमें हो गया गड़बड़, हमको टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा ठीक करने के लिए, और वो मशीन इंडिया में बनता भी नहीं, उसका टेक्नीशियन भी इंडिया में नहीं। मान लो 50 करोड़ का मशीन, अब हमको फॉरेन से टेक्नीशियन बुलाना पड़ेगा ना। वो आया, वो काम करके दिया, मान लो वो 3 लाख का बिल बनाया, इसका बिल 3 लाख का, तो ये पेमेंट तो तुम इंडिया के बाहर कर रहे हो ना एक तरीके से, क्योंकि वो तो 3 लाख लेके चला जाएगा। अब इंडियन गवर्नमेंट बोलता है हम उसको कहाँ पकड़ता फिरेगा, अब वापस तो वो इंडिया आएगा नहीं, तो हम तुझसे टैक्स कैसे वसूल करें? तो तुम एक काम करो, उसको इनकम हो रहा है तो उसके इनकम पे उसको टैक्स देना चाहिए था, तो तुम ही काट के जमा दे दो। तो लेट्स से हम उसको 3 लाख पेमेंट किया, मान लो 2% टीडीएस है, 1 लाख का 2% कितना होगा? 6,000 रुपया। 1 लाख का 1%, 1 लाख का 2% चाहिए, 3 लाख का 2%, 3 लाख का पेमेंट हो रहा है ना, 3 लाख का 2% 6,000 रुपया। हम 6,000 काटा ही नहीं, हम बिना 6,000 काटे नहीं। गवर्नमेंट तो जॉब पूरा 3 लाख तुम एज एन एक्सपेंस दिखाते ना, रिपेयरिंग एक्सपेंस, जॉब पूरा 3 लाख कैंसिल, तो ये पूरा 3 लाख तो शो नहीं कर सकता क्या उसको? शो नहीं कर सकता उसको, शो नहीं, वो एक्सपेंस दिखा नहीं पाएगा, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, टैक्स पूरा लगेगा। तो गवर्नमेंट बोल रहा है पेमेंट विदाउट टीडीएस डिडक्शन तुम्हारे एग्जाम में केवल फॉरेन का है। तो तुम ये याद कर लो, इंडिया के बाहर बिना टीडीएस काटे आप पेमेंट करते हो, पूरा एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। सर कितना टीडीएस का रेट है? 10%। इंडिया के बाहर तुम कुछ भी पेमेंट करते हो 10% टीडीएस, तो भैया जी 10% काटते हो। तो यही एक तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। सर हम कोई इनकम टैक्स पेमेंट किया, कोई वेल्थ टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट किया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम इनकम टैक्स को कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसका ही एक्सपेंस कैसे क्लेम कर सकते? तो उसका एक्सपेंस क्लेम करने नहीं देंगे। तब तक हम लोग क्या क्या आइटम याद किए बेटा? सर डेप्रिसिएशन एज पर अकाउंट एड बैक कर लो, प्रोविजन को बैड डेट एड बैक कर लो, कुछ भी बैड डेट जो ऑफिसर को लग रहा है गड़बड़ है और वो डिसअलाउ कर दिया तो वो एड बैक कर लो। सर हम बिना टीडीएस काटे इंडिया के बाद पेमेंट कर दिए, एड बैक कर लो। सर हम इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स गलती से एज एन एक्सपेंस दिखा दिए, गवर्नमेंट बोलता भैया टैक्स ही तो कैलकुलेट कर रहे हो और टैक्स पे खर्चा निकाल दो और टैक्स कम कर लोगे, नहीं अलाउ करेगा। पेमेंट टू रिलेटिव एक्सेस पेमेंट, सर ये बड़ा मजेदार टॉपिक। मेरा भाई को हम जॉब दिया, मैनेजर को, और एक और नॉर्मल मैनेजर भी रखा। नॉर्मल मैनेजर को साल का 5 लाख सैलरी दे रहे हैं और मेरा भाई है इसलिए इसको साल का 7 लाख 8 लाख 10 लाख क्योंकि बड़ा अमाउंट पे कर रहा है, एक्सेस पेमेंट कर रहा है क्योंकि वो मेरा रिलेटिव है। मान लो मेरा बिजनेस है शर्ट बना के बेचने का, शर्ट बनाता है मैन्युफैक्चरर, तो शर्ट बनाने के लिए धागा, वो कपड़ा, वो सब तो खरीद के लाना पड़ेगा। लेट्स से हम धागा अपनी भाई की कंपनी से खरीदा और एक्सेस पेमेंट दिखा दिया, हो ही सकता है ना, क्योंकि हमको देखो ज्यादा खर्चा दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। और भाई जो है अंदर इंदर सेटिंग करिए, भाई बड़ा अमाउंट का बिल बना दो, 4 लाख का धागा खरीद के लाए, बोले 6 लाख का बिल बना दो, हम तो 6 लाख ऐसे एक्सपेंस दिखा देगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा, फिर उसको देना पड़ जाएगा। वो 6 लाख का बिल बना रहा वो उसका ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसेस है, मान लो वो बोल रहा है मेरे तो बहुत एक्सपेंसेस है, मेरा तो वैसे ही प्रॉफिट कमा रहे। जो भी सेटिंग किया तुम देखो, गवर्नमेंट को नहीं मतलब वो क्या देता है, तुम गवर्नमेंट को तुम कर रहे हो। तो तुम क्या कर रहा है, तुम अपने रिलेटिव को एक्सेस पेमेंट कर रहा है। तुम नॉर्मल पार्टी को पे करता तो कम पे करता, लेकिन क्योंकि रिलेटिव है तो तुम एक्सेस पेमेंट दिखा रहे। डिपार्टमेंट बोलेगा हम नहीं अलग करो, तो जितना एक्सेस पेमेंट है वो ऐड है, पूरा नहीं, जितना एक्सेस पेमेंट। मान लो यही काम तुम्हें दूसरी पार्टी से धागा लेके आते तो 4.5 लाख का बिल बनता,
भाई से तुम 6 लाख का बिल बनवा लिए, तो गवर्नमेंट बोलता है भैया 1.5 लाख एड बैक कर लो, 1.5 लाख का जो एक्स्ट्रा खर्चा निकाल कर अलाउ नहीं करो, ये एड बैक होगा। सर एग्जाम में कैसे, अच्छा सर इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलेगा रिलेटेड पार्टी है? देखो ये सब कब होता है मालूम है, जब तुम्हारा फाइल स्क्रूटनी में फंसता है, डिपार्टमेंट खोचा लगा लगा के डेटा निकालता है, ये माल किससे खरीदा, कौन है ये, ओ रिलेटिव है, डिफिकल्ट है ये चीज ट्रैक करना कि रिलेटिव है नहीं है। हाँ वो ट्रैक कर लेता है, और जैसे ही वो ट्रैक करेगा वो तुरंत ऑफिसर पता लगाएगा इस चीज का मार्केट प्राइस कितना है। जैसे ही ट्रैकर हुआ ना, वो ये पार्टी तुम्हारा रिलेटिव है जिससे तुम बाई करते हो, तो उनको इसका मार्केट वैल्यू कितना होता है वो भी देखते हो, और ठीक वो पकड़ लेगा एक्सेस पेमेंट है। अरे सर नहीं है एक्सेस, कोई बात नहीं, एक्सेस नहीं है, तुम अपने भाई से भी 4.5 लाख में भेजा, बाहर भी 4.5 लाख, तब डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं। लेकिन वो क्योंकि देखो ये सब सेटिंग बहुत दिन करते हैं, फालतू का ऐसा एक्सपेंस दिखाना तो एक्सपेंस है ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है रुको हम अलाउ नहीं करेंगे, तो करो एड बैक। सब एक्सपेंसेस नॉट एक्चुअली पेड, कुछ एक्सपेंसेस का लिस्ट है, यहाँ स्टार लगाए हुए, हम आपको नीचे दिखाएगा, उनका आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप एक्चुअल पेमेंट किए, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है, तो फिर उनका एक्सपेंस अलाउ नहीं करें। कुछ सर्टेन लिस्ट है, वैसे 4-5 आइटम है तुम्हारे एग्जाम पर्पज से, और ऐसे एक्चुअली में इस चैप्टर का बात करोगे तो 30-40 आइटम, बट तुमको एग्जाम पर्पज के लिए 4-5 लिया है। तो सर वो क्या क्या लिस्ट है जो गवर्नमेंट बोलता है तुम खर्चा किए हो, पे किए हो, कोई डिडक्शन नहीं, अगर पे नहीं किया अब तक तो हमें अलाउ नहीं करें। देखो ये रहा वो लिस्ट, ऊपर स्टार मारा था, ये वाला स्टार ऐसा डिजाइन वाला, ये रहा। सर कोई ड्यूटी पेमेंट, कोई फीस पेमेंट, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड का पेमेंट, एम्प्लॉय को बोनस या कमीशन का पेमेंट, लोन लिए थे उसका इंटरेस्ट पेमेंट, एम्प्लॉय के हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो अपने स्टाफ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है, की मैनेजरियल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट स्टाफ है कि उनको कुछ हुआ तो कंपनी को दिक्कत होता है काम में, तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस करा लेता है। नहीं भी की है, नॉर्मल एम्प्लॉय है, कंपनी करा लेते हैं, कंपनी का चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं, एम्प्लॉय का तो भला हो रहा है ना, गवर्नमेंट बोलता कराओ। लेकिन अगर आप प्रीमियम पेमेंट नहीं किया अभी तक, 31 मार्च बीत गया और आप पे नहीं किया अब तक, पे करोगे अप्रैल मई में, लेट हो रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलता अगला साल छूट ले लेना, मार्च के अंदर पे नहीं हुआ तो इस साल तो छूट नहीं, मतलब पेमेंट बेसिस पे ही इनका डिडक्शन मिलेगा। सर मेनली एग्जाम में कौन सा आइटम आ सकता है, एक तो एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बहुत बार आता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कभी पे नहीं किया, तो पे नहीं किया ना, ड्यू हो गया था, हम आपसे 50 लाख का लोन लिया बिजनेस करने के लिए, आप बैंक हो या कोई भी पार्टी हो, साल का मान लो 10% इंटरेस्ट बनता है, तो 5 लाख का 10%, 50 लाख का 10%, 5 लाख, ये 5 लाख हम आपको अभी तक पे नहीं किया, पे करेगा बाद में, हम ड्यू रख के रखे, तो भैया जी ये 5 लाख का इंटरेस्ट आपको एज एन एक्सपेंस माइनस करने नहीं मिलेगा। सर कभी नहीं मिलेगा, नहीं बेटा जी कोई चिंता नहीं है, अगले साल तो पे कर रहे हो ना, तो अगले साल छूट ले लेंगे। सर अगले साल हम अगले साल का भी और इस साल का दोनों पेमेंट करेंगे, हाँ दोनों छूट ले लेंगे। डिपार्टमेंट बोल रहा है तुमको एक्सपेंस एकदम बैन ही नहीं कर दे रहे हैं, ओ तुम पे नहीं किए जाओ कभी छूट नहीं लेने देंगे, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पर इस साल पे नहीं किए तो इस साल छूट नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोविडेंट फंड का पैसा हो या इंटरेस्ट का पैसा हो या कोई भी ड्यूटी या फीस हो, गवर्नमेंट चाहता है ये टाइमली पेमेंट हो जाए, तो ये प्रेशर देगा, तुमको लगेगा अरे बाप रे बाप पेमेंट करवा दो वरना छूट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मेरा प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ जाएगा, इधर टैक्स देना पड़ जाएगा, तो तुम चाहोगे जल्दी पे करें ताकि टैक्स कम देना पड़े, अगला ईयर मिल जाएगा, क्या फर्क? नहीं अगला ईयर मान लो तुम ऑलरेडी लॉस खा के बैठे, इस साल यूज टैक्स देना पड़ गया, अगला साल वैसे ही लॉस है तो ये एक्सपेंस बढ़ भी जाएगा, तो क्या फायदा? तो तुम चाहोगे नहीं ना इस साल फालतू ज्यादा टैक्स, तो तुम चाहोगे मेरा टैक्स इस साल तो बचा, अगला साल कौन देखा है? मेरे को सिद्धार्थ बोल रहा है कि सर क्या फर्क पड़ता है, अगला साल छूट मिल जाएगा, आप तो बोले ही है ना जब पे करेंगे तो छूट मिल जाएगा, तो बेटा जी प्रॉब्लम तो यही है ना, मान लो इस साल मेरा 20 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है और ये 3 लाख का रेंट इंटरेस्ट पेमेंट हम नहीं किया, तो हमको पूरा 20 लाख पे टैक्स देना पड़ा, और अगर ये इंटरेस्ट पे हम टाइमली कर देता तो इस साल 17 लाख पे टैक्स देना पड़ता, और अब मान लो अगला साल मेरा हुआ ही प्रॉफिट 2 लाख का,
और अगले साल का इंटरेस्ट भी 3 लाख का, तो अगले साल का तो ऑलरेडी 1 लाख का लॉस ही चल रहा है, तो अगला साल तो ऐसे भी टैक्स नहीं देना चाहिए। तो ये 3 लाख का फायदा लेके तुम क्या कर लो? तुम बोलोगे भैया काश पिछले साल ठीक से पेमेंट कर ले, पिछले साल तो बच जाता टाइम, तो तुम अभी करंट ईयर का सोचो, आगे वाले साल का मत सोचो। तो गवर्नमेंट बोला ये 3 ही आइटम याद रखोगे, ईपीएफ, इंटरेस्ट और एम्प्लॉय हेल्थ इंश्योरेंस, बाद बाकी फीस, ड्यूटी, बोनस, कमीशन है, तुमको याद रहे उतना बढ़िया। तो ये आइटम क्लियर है सबको? यस। अब आते हैं 2-3 छोटे छोटे आइटम पे और है सर। फाइनली लिस्ट को 2-3 बार पढ़ लोगे, एग्जाम में लिस्ट देख के याद आ जाएगा बेटा, लिस्ट रटना नहीं है। अगला आइटम है एडवर्टीजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी। देखो पॉलिटिकल पार्टी को तुम कोई भी डोनेशन या एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा दे रहे हो, सब पॉलिटिकल पार्टी को एडवर्टीजमेंट का पैसा कैसे देंगे? अरे उनके रैलियों में बैनर लगवा रहे हो, हिसाब से देखा जाए ना उनके रैली में कुछ बैनर वैनर नहीं लगा रहे बेटा डोनेशन के लिए, वो खाली दिखावा हो जाता है। गवर्नमेंट बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है तुम पॉलिटिकल पार्टी को बिजनेस के पैसे से डोनेशन दे रहे हो, हम अलाउ नहीं। वो तो नॉर्मल चीज है नहीं, एज एन एक्सपेंडिचर इनकम टैक्स में नहीं दिखाओ, तुम पीएल में दिखाओ ना, हम तुमको अकाउंट में दिखाने से मना ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो अकाउंट के प्रॉफिट में ये सब ठीक करवा रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स में हम इसका छूट लेने नहीं, ये एक टाइप का छूट लेना ही हुआ ना, हम जितना एक्सपेंस दिखाएंगे मेरा नेट प्रॉफिट उतना कम होगा, उतना टैक्स कम होगा। गवर्नमेंट बोला बेटा जी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन वगैरह नहीं करें। सर आप कोई पर्सनल एक्सपेंस आपका आप अकाउंट में लिखा दिए, ऑफिस मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस पेमेंट किया, ऑफिस मेरे बच्चे का फीस पेमेंट किया, ऑफिस मतलब मेरा ही बिजनेस है, तो मेरा ही बिजनेस था, स्कूल से कॉल आया आपकी बेटी का 3 महीने का फीस पेंडिंग पड़ा है, हम ऑफिस के कार्ड से पेमेंट करेंगे या ऑफिस के अकाउंट से ट्रांसफर। हाँ, लेकिन पर्सनल एक्सपेंसेस ड्राइंग होता है, वो पीएल में नहीं आना चाहिए। मेरे लिए बिजनेस कुछ भी पे करे तो ड्राइंग है ना, हम निकाल ले या मेरे लिए पे करे एक ही बात है। तो मेरे लिए बिजनेस क्यों पे करेगा सर? आप तो ड्राइंग करते हो तो पीएल में नहीं आता, वो तो बैलेंस शीट में आता है, अपनी से माइनस होता है। आप पीएल में एक्सपेंस दिखा के नेट प्रॉफिट कम कर लिए, बहुत चालू। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोला एडवैक करो, पर्सनल खर्चा, हाउस होल्ड खर्चा, तुम्हारे सर्वेंट का पेमेंट ऑफिस कर रहे हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिक बिल ऑफिस से पेमेंट हो रहा है, ये सब पर्सनल खर्चा। हाँ तो करो, तुम अकाउंट्स में दिखा दिए, तुम्हारा अकाउंट का तुम समझो, हमको नहीं मतलब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलते तुम अकाउंट में उसको पीएल में दिखाए हो, गलती तो किया ही हो, ये तो ड्राइंग होना चाहिए था, पीएल में की जाएगी। एक्सपेंस कम क्यों होगा सर, ये एक्सपेंस क्यों बढ़ेगा? डिपार्टमेंट बोला लेकिन तुम अकाउंट में दिखाए हो, तुम्हारा चॉइस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बट बेटा जी हम एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे इनकम टैक्स में। टैक्स तो भैया जी माइनस इस अमाउंट पे टैक्स का छूट तो नहीं दे, तब तो तुम सारा पर्सनल खर्चा ऑफिस अकाउंट में दिखा दो, पूरा नेट प्रॉफिट कम कर दो, ये नहीं चलेगा। सर कोई भी टाइप का फाइन पेनल्टी अगर डिपार्टमेंट को पेमेंट की, आई रिपीट, फाइन पेनल्टी टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो वो एज एन एक्सपेंस अलाउ नहीं कर। हम एग्जांपल देते हैं 2-3 टाइम नहीं, हमको जीएसटी टाइमली जमा करना चाहिए, हम लेट जमा किए, इसको फाइन लग गया। हम रास्ता में मेरा ट्रक जा रहा था, सिग्नल तोड़ दिया, मेरा फैक्ट्री से माल निकला तो गोडाउन में जा रहा था, या गोडाउन से रोड निकला फैक्ट्री में जहाँ भी जा रहा था, तुम्हारा सामान जा रहा था, वो ट्रक सिग्नल तोड़ दिया, तो आप तो फाइन पेनल्टी देना पड़ा, चलान कट गया आपका, आप लाके उसको एक्सपेंस दिखा दिए। डिपार्टमेंट बोलता है बेटा जी फाइन पेनल्टी एक सजा है ना, तुम सजा में मजा क्यों ढूंढ रहे हो? तुम तो एक्सपेंस दिखा दिया, मतलब टैक्स कम करेंगे, जो तेरा फायदा हो गया, तो फाइन पेनल्टी में फायदा कैसे हो? बट अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं, अकाउंट बोलता है कि एक्सपेंस है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है अकाउंट जो भी बोलता होगा हमको नहीं मतलब है, हम नहीं अलाउ करेंगे। तब तक तुम जब भी फाइन पेनल्टी भरोगे उसको एक्सपेंस दिखाओगे, टैक्स कम होगा, तेरा फायदा हो गया, वो अलाउ नहीं करेगा। लेकिन एक और एग्जांपल देंगे और बताना ये अलाउड होगा क्यों। मेरा एक क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना था 3 महीना में, हमको हम पेमेंट किया 5 महीना में, इस बात को मेरे को पेनल्टी या इंटरेस्ट लगा है, क्या ये बिजनेस एक्सपेंस के रूप में नॉर्मल है कि ये भी डिसअलाउ है? ये अलाउ है, ये नॉर्मल है। यानी सर
गवर्नमेंट को कोई फाइन पेनल्टी देने का क्वेश्चन में बोलेगा वो एड बैक करना है, लेकिन कोई क्रेडिटर को आप लेट पेमेंट के लिए, वो आपका नॉर्मल बिजनेस है, वो आपका विद इन द बिजनेस प्रीव्यू है, वो अलाउड होगा। यहाँ पे फाइन पेनल्टी टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये अलाउ नहीं करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस है उसमें तुम ही तो मालिक है, तो अपने आप को क्या इंटरेस्ट दे, और बिजनेस में एक्सपेंस दिखा रहे, अलाउड नहीं है। खुद को खुद पेमेंट कोई अलाउड नहीं हो सकता। एक और मजेदार आइटम, अर्निंग फ्रॉम हिमसेल्फ। एक बहुत मस्त एग्जांपल देते हैं। मेरा मान लो इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, मेरे को घर में एक टीवी चाहिए था, हम अपने ही शोरूम से एक टीवी ले लेंगे, और बिजनेस को ये बोल रहा है कि 30,000 का टीवी है, हम बिजनेस को 40,000 दिया। अपने आप को ही तुम कोई प्रोडक्ट बेच के तो प्रॉफिट दिखा रहे हो या लॉस दिखा रहे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है वो प्रॉफिट लॉस हुआ ही। सेल टू हिमसेल्फ इज नॉट अ प्रॉफिट और लॉस एक्शन, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता, ओनर और बिजनेस एक ही माना जाता है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी में रिलायंस और अंबानी की अलग अलग है, बट नीरज स्टोर और नीरज दो अलग एंटिटी नहीं। नीरज इलेक्ट्रॉनिक स्टोर और नीरज दोनों एक ही है। तो इससे जो कैश फीस को फाड़ के वो तुम भी करो, अगर तुम दिखाए हो अगर उसको पीएल बैलेंस शीट में तो वो हम अलाउ नहीं करते। अपने आप से कोई प्रॉफिट दिखाए हो वो भी हम ऐसे उस पर भी टैक्स नहीं लेंगे। तुम बोलोगे 10,000 का टीवी हम अपने आप को 15,000 में बेचा और बिजनेस को 15,000 डाला है तो 5,000 का प्रॉफिट तो बढ़ गया। डिपार्टमेंट बोला चिंता मत करो 5,000 का भी हम टैक्स नहीं है। तो तुम अपने आप को सेल करते हो, उसका प्रॉफिट हो तो उसको इनकम नहीं मानेंगे, और उसमें लॉस या कॉस्ट लग रहा है उसको भी एक्सपेंस नहीं मानेंगे। अपने आप को सेल टू हिमसेल्फ is not a transaction in the eyes of income tax। और लास्ट एक आइटम बचा एड बैक करने वाला में, some expenses paid in cash। गवर्नमेंट बोल रहा है कुछ एक खर्चा ऐसा है, देखो ऊपर एक लिस्ट पड़े थे कि कुछ एक खर्चा ऐसा है जो पेड करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा। अब यहाँ गवर्नमेंट बोल रहा है सर्टेन एक्सपेंडिचर ऐसा है जो कैश पेमेंट में नहीं होना चाहिए। सर वो कौन सा सर्टेन एक्सपेंडिचर है? 10,000 से ऊपर कोई भी एक्सपेंसेस आप कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आई रिपीट, 10,000 रुपए से ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते। आप एनईएफटी करो, आरटीजीएस करो, अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करो, नेट बैंकिंग करो, चेक काट के दो, सब चलेगा। लेकिन अगर आप बोलते हो हम 12,000 के पेमेंट, जब यहाँ पे बदमाशी का भी रास्ता बताएंगे भी आपको 2 मिनट में, एक पार्टी को एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट में, देखो हम 3 बात बोला है, एक पार्टी को एक दिन में एक बिल के अगेंस्ट में, एक दिन वाला बात छोड़ दो, एक पार्टी को एक बिल के अगेंस्ट में हम एक बार में 10,000 के ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है सर, बुद्धि लगा लेंगे। अगर एक पार्टी को 12,000 पेमेंट कर रहे हैं, एक 8,000 का बिल बनाएंगे अलग डेट पे, एक 4,000 का बिल बनाएंगे अलग डेट पे। सेम डेट बनाएंगे क्या? नहीं, सेम डेट का बनाओगे तो डिपार्टमेंट बदल दे, ये तुम घुमाने के लिए किया। थोड़ा चोरी बुद्धि करना तो बेटर चोरी बुद्धि करो, 2 अलग अलग डेट का बिल बना। प्रैक्टिकली 50,000 क्या हमको मालूम नहीं। और 10,000 रुपया का अमाउंट तो गवर्नमेंट भी बेवकूफ है। ये 10,000 वाला अमाउंट ना 1999 में फिक्स हुआ था, तो 1999 में 10,000 बहुत बड़ा पेमेंट होता है। आज के दिन में बिजनेस में 10,000 कैश पेमेंट क्या बात है, चिल्लड़बाजी वाला बात हो रहा है। बिजनेस के लिए 10,000 चिल्लड़ है आज की डेट में। बहुत बार बोला गया है डिपार्टमेंट को, बहुत लोग बोले हैं कि इस अमाउंट को एटलीस्ट 50 बोल तो दो, लाख रुपया कर दो, बट फिर भी बोला ठीक है लाख मत करो, एटलीस्ट 50,000 करो। बट गवर्नमेंट का यहाँ पे तर्क अच्छा है, चलो इस पे 1 मिनट और बात करेंगे। गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट देता है। गवर्नमेंट बोलता है तुम जनरली 10,000 के ऊपर का कैश पेमेंट, हम कैश रिसिप्ट नहीं बोलते, कैश पेमेंट बोलते, किनको करो? इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी। तुम अगर बड़ा कोई पेमेंट कर रहे हो तो तुम रास्ते चलते आदमी को रुपये नहीं रहे। आज 10, 12, 15 हजार का तुम अगर गाड़ी का रेंट दे रहे हो
तो पक्का तुम किसी वेंडर से गाड़ी लिए, तो बोल रहा वेंडर बिल बना के दे सकता है, वेंडर का ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट का बोलना यह है कि जनरली मजदूर, छोटा मोटा ट्रांसपोर्ट खर्चा, वो सब 10,000 के नीचे का ही होता है, तो हम तो अलाउ कर रहे हैं। तो 10,000 के ऊपर का पेमेंट जनरली किसी ढंग का वेंडर को ही होता है एक बार में। तो बोल रहा उस पार्टी का कोई ना कोई बैंक अकाउंट भी होगा। अगर तुम बोलते हो हम एक छोटा ट्रक हायर किए और यहाँ से दुर्गापुर माल भेजिए, मेरा 15,000 का भाड़ा लगा, तो गवर्नमेंट बोल रहा है छोटा ट्रक तुम ऐसे किसी रास्ता चलता आदमी को नहीं पकड़ेगा, तुम पक्का किसी प्रॉपर एक वेंडर को पकड़ेगा। तो वेंडर एक प्रॉपर बिजनेसमैन होगा, तो वो ऑनलाइन पेमेंट ले सकता है या चेक से पेमेंट ले सकता है, तुम कैश क्यों? गवर्नमेंट बोल रहा है तुम जनरली 2,000, 7,000, 8,000 किसी मजदूर को दो, ठीक हो सकता है मजदूर का बैंक अकाउंट नहीं। तुम किसी नॉर्मल ऐसे रास्ता में ट्रक हायर किया और यहाँ से टॉलीगंज माल ले, अपना एक स्टाफ बिठा लिया और ट्रक के साथ चला गया, ये वाला पेमेंट कभी 10,000 के ऊपर होगा ही। किसी को यहाँ से दिल्ली माल भेज रहे हैं, यहाँ से दिल्ली भेज रहा है तो तुम पक्का कोई वेंडर को करके ही भेज रहे, ट्रांसपोर्टर। हाँ, तब फिर उसको ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। हम बात कर रहे हैं तो टॉलीगंज जाने का है, तो रास्ते में कैसे वैन वाला था, हम उसको बोला ये माल लौट के टॉलीगंज ले जा, छोटा हाथी चला रहे हैं वो, बड़ा माल लौट के टॉलीगंज ले जा, बोला कितना रुपया, बोला 6,000 पड़ेगा नाटी के। तो गवर्नमेंट तो बोल रहा है हम तो 10,000 तक तो अलाउ कर ही रहे हैं। हम कब बोले कि 5-6 हज़ार में मत पेमेंट करो, लेकिन 10,000 के ऊपर का पेमेंट जनरली किसी वेंडर को वहाँ ऑनलाइन हो सकता है। आज की डेट में, आज की डेट में तुमको रेयर ही आदमी मिलेगा जिसके बैंक अकाउंट हो ही जहाँ तुम पैसा ट्रांसफर कर सकते। 10,000 से ऊपर का कैश रिसीव या कैश पेमेंट करने रिसीव तो नहीं बोला है, पेमेंट बोला है। पेमेंट करने में क्या दिक्कत होगा? डिपार्टमेंट पूरा का पूरा एक्सपेंस को डिसअलाउ करके एडजस्ट करवा। मान लो हम एक वेंडर को 12,000 रुपया कैश पेमेंट किए, तो डिपार्टमेंट बोलेगा पूरा का पूरा एक्सपेंस एड बैक, अलाउ ही नहीं करते। तो ये थे एड बैक के आइटम। लेस के आइटम 5-6 तो ये जल्दी जल्दी करते हैं। सर सबसे पहला लेस का आइटम है डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स, वो तो लेस हो गई क्योंकि एज पर अकाउंट चला आप एड बैक की। सर दूसरा है डिविडेंड रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन या कोई एसेट बेच के तुम प्रॉफिट कमाए हो, ये तुम्हारा रेगुलर बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होना चाहिए। इनको हम एज ए इनकम भी नहीं माने। गवर्नमेंट ज्यादती नहीं कर रहा है कि वो एक्सपेंस तो हम सारा एड बैक करके प्रॉफिट बढ़वा देंगे और इनकम पे सब पे टैक्स दे दो। गवर्नमेंट बोल रहे हैं इनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स दिखाओ, हम बिजनेस इनकम नहीं मानेंगे, इसको यहाँ टैक्सेबल नहीं करते। खुद से कोई प्रॉफिट कमाए ये भी अलाउ नहीं करेंगे। हाँ, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो अलाउ करेंगे, साइंटिफिक रिसर्च के लिए तुम कोई भी डोनेशन दियो वो एज एन एक्सपेंस अलाउ। तुम अगर नहीं माइनस किए तो माइनस करो, कर लियो माइनस तो कुछ मत करना। तुम पीएल बनाते वक्त माइनस कर चुके हो ऑलरेडी, एक्सपेंस दिखा चुके हो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत करना। लेकिन अगर नहीं किए हो तो अब करो। पहले ना मेरे नोट में एक चीज गौर करना, अब काटना पड़ेगा नोट में वो चीज हमको। पहले बोला जाता था कि कुछ भी साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा देते हो तो तुमको 150% तक डिडक्शन अलाउ, मतलब तुम 100 रुपया डोनेट किए हो तो 150 का खर्चा दिखा। लेकिन अब ये हट चुका है, सब चीज में अब 100%। तो तुम कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दियो तो वो पूरा एज एन एक्सपेंस दिखा सकते। तो साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है? मेरा एक मेडिसिन बनाने का कंपनी है, हम एक बाहर कोई साइंटिस्ट है, हम उसको पैसा डोनेट किया और बोला मेरे लिए इसके ऊपर रिसर्च करें। मान लो मेरा फर्नीचर मेकिंग बिजनेस है, तो हम एक आर्किटेक्ट को पकड़ा और उसको बोला इस पर रिसर्च कर कि ऐसा टाइप का टेबल बना जो जिस पे लोग बैठे तो उनका थेरेपी अपनी आप मिले। तो हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं ताकि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर, तो उसके लिए हमको डोनेशन या कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तब तो रिसर्च होगा। अगर हम खुद के यहाँ साइंटिस्ट को बिठा के रिसर्च कर रहे हैं तो इन हाउस, और अगर किसी को डोनेशन देकर बोला तुम मेरे लिए कर दे तो बाहर, ये दोनों ही 100% अलाउड। तो डोनेशन खाली पॉलिटिकल पार्टी को अलाउड नहीं है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन अलाउड है। तो ये आइटम्स तक क्लियर है, कोई दिक्कत? नो सर। अब आओ लास्ट 2 बात और एडलेस का झमेला खत्म, फिर नेक्स्ट डे से समसी करने।
और जो प्रोफेशन वाला जो मेथड है वो आपको संक्षिप्त में बता देगा, पकड़ लो। 2 आइटम और है। तुम्हारा अकाउंटेंट जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखा होगा और यहाँ क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा, है ना। तुम्हारा अकाउंटेंट डेबिट में ओपनिंग स्टॉक और क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा। मान लो वो ओपनिंग स्टॉक, पहले हम ओपनिंग स्टॉक को पकड़ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, मतलब ज्यादा दिखा दिया। तुम्हारा अकाउंटेंट ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया, ओवर वैल्यूड कर दिया। तो इससे तुम्हारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट हुआ? बढ़ गया कि घट गया? लास्ट 5 मिनट का क्लास है, बोलो। तुम्हारा अकाउंटेंट ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया, ज्यादा दिखा दिया, ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ा दिया कि घटा दिया? बताओ। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखते हैं? मेरा अकाउंटेंट यहाँ ओपनिंग स्टॉक लिखना था 15,000, वो लिख दिया 20,000। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया। ओपनिंग स्टॉक किस तरफ आता है? डेबिट साइड। डेबिट साइड खर्चा का साइड होता है कि कमाई का साइड? खर्चा। डेबिट में सारा गोल्डन रूल, वो नॉमिनल अकाउंट लगेगा यहाँ पे, डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो तुम्हारा एक्सपेंसेस साइड हाई है तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? तो ठीक करने के लिए क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। यस सर। वैसे तुम्हारा अकाउंटेंट क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक को कम लिख दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक इन इनकम साइड कम लिख दिया है तो प्रॉफिट कम है, ठीक करने के लिए ऐड बैक करो। तो ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो या क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हो, ये होगा माइनस, नहीं सॉरी, ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड होगा प्लस। और उल्टा ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कर दिया या क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया तो माइनस होगा, उल्टा। तो ये 2 चीज भी आपके एग्जाम में देगा। अच्छा, फिगर निकालने का कैसा देगा? मान लो मेरे को बोल रहे हैं 1,20,000 मेरा ओपनिंग स्टॉक दिखाया हुआ है जो कि ओवर वैल्यूड है बाई 20%। तो 1,20,000 अपने आप में 120 है तो 20 कितना होगा? निकालने का लॉजिक ये चलता। मान लो मेरे को बोला मेरा क्लोजिंग स्टॉक 90,000 दिखाया हुआ है जो कि अंडर वैल्यूड है 10%, यानी ये अपने आप में 90% है तो 10 कितना होगा? तो ये वाला टेक्निक लगा के फिगर निकालोगे। अब अगर बोलेगा अंडर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक तो ऐड बैक, और उल्टा बोले ओवर वैल्यूड है क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूड है ओपनिंग स्टॉक तो माइनस। तो फिगर निकालने का लॉजिक भी क्लियर, और ऐड करेंगे कि माइनस करेंगे ये भी लॉजिक क्लियर। यहाँ तक कोई डाउट? तो आपका पहला पार्ट पूरा खत्म। पहला खत्म तो आपका मेनली सोचो सेकंड और थर्ड जो उसमें ज्यादा झमेला नहीं। सेकंड सॉरी एक ही बचा प्रोफेशन के लिए, तो उसमें ज्यादा नौटंकी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर सम करते हुए प्रोफेशन का भी कर सकते हैं साथ साथ। तो आपका ये चैप्टर डन हो जाएगा और एग्जाम में पीजीबीपी आपका 15 नंबर का एक सम छपा हुआ। तो ये लिस्ट को दोबारा गो थ्रू करोगे, रिवाइज करोगे और अपने नेक्स्ट क्लास में पे सम बनाओगे। नेक्स्ट क्लास मतलब